जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं, ये आपके सीडीपी के क्वेश्चन रहेंगे, यानी ये आपके मनोविज्ञान बोल सकते हैं, जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। और देख लेते हैं इस मॉडल पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है हमें। देखिएगा, अगर हम एक चीज़ देखें कि हम जो जानते हैं ना उसे देख लीजिएगा, जैसे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रिया होती है, ये बात सही है। देखिए ये सर लिखा है ना, ये सिर होगा, तो सिर से पैर की ओर होता है, क्योंकि हेड टू फीट दे रखा है या फुट दे रखा है, यानी ये है कि इंग्लिश में सही दे रखा है, तो फिर हिंदी में सही कर लेते हैं इसे। ये सिर से पैर होता है, ये भी बात सही है। ये निकट से दूर होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि ये दे रखा है नियर टू डिस्टेंस है। इसका मतलब होता है कि केंद्र से बाहर की ओर, या आप ऐसे बोल सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर, या केंद्र से सही, ये बाहर की ओर ही होगा। जैसे हम इंग्लिश में कहें तो प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं इसे, ठीक है। लेकिन पैर से सिर नहीं होता, या पैर से सर, ये गलत दे रखा है, सिर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश सही दे रखी है हेड, ठीक है, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसका एक है वो गलत है, बाकी ये तीनों सही थे, ठीक है। ये विशेषता तो आपने पढ़ी होंगी थ्योरी में। सिंपल सा है कि जो सिर से पैर होता है इसे हम सेफेलोकोडल कहते हैं, सेफेलोकोडल, ठीक है, सेफेलोकोडल कहते हैं। और निकट से दूर है या केंद्र से बाहर की ओर बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं हम प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये चीज़ें आपने जब डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना तो उसमें पढ़ते हैं हम, तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। इसे कहेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल और इसे कहेंगे सेफेलोकोडल, और ये तो दोनों का कह सकते हैं अंतक्रिया होती है। तो ये तीनों सही थी, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। देखिएगा, संरचनात्मक आकलन को यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तब हम सीसी देखते हैं तो उसमें एपी पढ़ते हैं, ठीक है, एक ऐसे ही। तो जो एपी होता है इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, तो ये संरचनात्मक कहलाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसमें देखो प्रश्नोत्तर ही होती है, समूह परिचर्चा भी होती है, वार्तालाप भी होता है। लेकिन जो मानदंड संदर्भित परीक्षण है, जिसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोल रहे हैं, ये वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ये अलग चीज़ होती है जो मानदंड संदर्भित परीक्षण है, हालांकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये इसके अंडर में नहीं आता है, ठीक है, एपी के। और ध्यान रखना, इससे एक नॉलेज मिलेगी कि एपी के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, जैसे प्रश्नोत्तरी, समूह परिचर्चा, वार्तालाप, ठीक है। तो इस प्रकार ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता पिता के प्रति प्रेम और पितृ विरोधी भावना प्रदर्शित करने लगता है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा, जितना अच्छा है उतना ही सरल है ये, क्योंकि इसमें दे रखा है, देखो बालक, तो ये बॉय हो गया, इसकी उम्र दे रखी 4 से 5 वर्ष, लेकिन मैं बताता हूँ 4 से 6 वर्ष, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग दे रखी है, तो मैं 4 से 6 वर्ष याद कर रखी है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, कोई ऑथेंटिक बुक से पूछा है इन्होंने, तो हो सकता है 4 से 5 वर्ष हो, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। तो बालक की बात हो रही है, बॉय है, और ये कह रहा है कि ये बॉय अपनी माता के प्रति प्रेम और पितृ विरोधी भावना प्रदर्शित करता है। अगर आपने सिगमंड फ्रायड पढ़ा हो तो उसकी 3 नंबर की स्टेज होती थी, कौन सी, फैलिक, ठीक है। तो फैलिक स्टेज की 2 विशेषता होती है, एक तो होती है कि उसमें इलेक्ट्रा ग्लैंड्स पाई जाती है, यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि। दूसरी होती है ऑडिपस ग्लैंड्स, यानी ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है। तो जो ऑडिपस होती है ना, उसे याद रखो, ये बॉय से संबंधित होती है, और बॉय का यानी लड़के का अपनी माता यानी मदर से अगर अट्रैक्शन है तो ये होती है ऑडिपस ग्लैंड्स, और यह यहाँ पर लड़की होती यानी गर्ल होती और इसका अट्रैक्शन अपने फादर की ओर होता, तब हम कहते हैं इसमें इलेक्ट्रा ग्लैंड्स है। ये विशेषता बालक से है, तो निश्चित तौर से ऑडिपस ग्लैंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण नहीं होगा। देखो, वंशानुक्रम होता है, वातावरण हो जाएगा और मैच्योरिटी, लेकिन निर्देशन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक के लिए समृद्धि कार्यक्रम नहीं है, यानी एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं है इनमें से। तो देखिएगा, ये प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी बात हो रहा है, जैसे कि एनरिचमेंट और करिकुलम, ये तो इसकी विशेषता होती है। ग्रेड एसिलरेशन, वर्ग उन्नति, यानी क्लास जंप करा सकते हैं। और जैसे विशिष्ट कक्षा का प्रबंध करना, ये भी हो जाएगा, यानी अरेंजमेंट
ऑफ स्पेशली क्लासेज, जो भी गिफ्टेड चाइल्ड है उनकी एक क्लास अलग कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन उसे विशिष्ट आवासीय विद्यालय दिलवाएं या उसे पढ़ाएं, उसमें वो गलत है। जब हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि समावेशी शिक्षा, तो समावेशी या इंक्लूसिव ऐसी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा। तो इसका मतलब ये है चाहे कैसे भी बालक हो, डिसेबिलिटी हो उनके अंदर, या कोई विकलांगता हो, या बिल्कुल सही लड़के हों, या कैसे भी हों, उन्हें एक साथ ही पढ़ाना होता है, एक ही क्लास में बिठाना होता है। सिंपल सा लॉजिक ये है, तो उन्हें अलग नहीं रख सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा मिलर और डॉलर द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है। अगर जब भी अनुकरणात्मक की बात आ जाए या परीक्षण की बात आ जाए तो हम बांडुरा पे चले जाते हैं ना, ऑब्जर्वेशन की बात होती है। लेकिन यहाँ पर अनुकरणात्मक व्यवहार, और वो भी मिलर और डॉलर के द्वारा पूछा गया है। ये NCERT में दे रखा है ये सिद्धांत। तो इनमें जो कौन सा इनमें से स्टेप नहीं है ये बताइएगा। देखिएगा, उन्होंने समान व्यवहार की बात की है, प्रतिलिपि व्यवहार की लिए, सुमेलित आश्रित व्यवहार की है, लेकिन जो सह संवादात्मक व्यवहार है इसकी बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके स्किनर से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक बालक जो अपने मूल जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल के लगभग मान रहा है यहाँ पे, अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कार्य करने में असमर्थ है, तो ये किस प्रकार का बालक होगा। तो इन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दें। एक हुए हैं आपके सिरिल बर्ड मनोवैज्ञानिक, सिरिल बर्ड। तो वो क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि जिनकी भी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक माने जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक माने जाएंगे। इन्होंने शैक्षिक लब्धि का सूत्र भी दिया था। शैक्षिक मतलब एजुकेशनल, EQ बराबर क्या होगा ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो मैंने ये जानकारी दी है कि ये वाली बात है आपके सिरिल बर्ड ने कही है। उन्होंने शैक्षिक लब्धि निकालने का एक सूत्र भी दिया है। तो ये स्टेटमेंट उन्हीं से संबंधित है। हालांकि इसमें उम्र भी दे रखी है और उनकी विशेषता भी, तो ये देख सकते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। जब भी यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बहुबुद्धि, यार ये गलत तो नहीं दे रखा है, ये गलत दे रखा है। कैसे कि देखो, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बहुआयामी इंटेलिजेंस, ठीक है। देखिएगा, एक काम कीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए हमें क्या किया है, बहुआयामी। देखिएगा, बहुबुद्धि को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसका तो मतलब मल्टी होता है, मल्टी हो जाएगा। बुद्धि का मतलब क्या होगा, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक है। और सिद्धांत का मतलब थ्योरी कह दीजिएगा। तो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, तब हम नाम लेते हैं कि वो दी थी आपके हार्वर्ड गार्डन ने। देखो कन्फ्यूज कहाँ पे किया गया है यहाँ पे कि जो डायमेंशनल है ना, ये गिलपोर्ट के सिद्धांत में आती है। इन्होंने दिया था, या तो इसे संरचनात्मक सिद्धांत बोल सकते हैं, या फिर यानी बुद्धि का संरचनात्मक, या फिर 3D बोलते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, तो इसके में आती है 3 डायमेंशनल, समझ रहे हो ना। लेकिन बात यह है कि बोर्ड ने आंसर इसका यही माना है। हालांकि आप थ्योरी पढ़ लेना, डायमेंशनल हमेशा गिलपोर्ट के सिद्धांत में आती है। और मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, ये हार्वर्ड गार्डन से संबंधित है, जिसमें इन्होंने एक बुक लिखी थी सर, फ्रेम ऑफ माइंड के नाम से, जिसमें इन्होंने आयाम बताए थे। शुरुआत में 7, फिर इसमें 1 जुड़ा 8 हो गए, फिर 1 और जुड़ा 9। तो इस प्रकार ये 9 आयाम की बात करते हैं, जिनकी मैं ट्रिक बताता रहता हूँ। LML इज वेन, ये आपके 9 स्टेप हैं, 1983 में दिए थे ये सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी अल्फ्रेड बिनी ने तो एक तत्व का सिद्धांत दिया था। और क्या बात करें, थॉर्नडाइक की ये मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है। तो ये भी दिया बहुकर्क सिद्धांत। ओवरऑल मैंने बता दिया कि डायमेंशनल यूज होती है हमेशा आपके हार्वर्ड गार्डन, सॉरी गिलपोर्ट की में, और लेकिन मल्टी इंटेलिजेंस सीधा शब्द आता है तो वो हार्वर्ड के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित होता है। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, ये शानदार क्वेश्चन है और ये पूछा गया है, ये आपका एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें होगा SLB, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं होगा। आंतरिक की बात कर रहा है, तो इसमें से देखें
जैसे प्रशंसा करना ये बाह्य हो जाएगा, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी, ना कि आंतरिक। बाकी चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता और आकांक्षा ये सभी हैं इंटरनल होते हैं, जैसे एंजाइटी होना और अचीवमेंट और एस्पिरेशन, ये तीनों हैं आंतरिक है। और बाह्य हो जाएगा आपका प्रशंसा। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने की लिए केंद्रीय होती है? तो वो कहते हैं कि हम तो 3 चीज़ की बात करेंगे, SCL, कल्चर और लैंग्वेज, साथ ही साथ सोशियल की भी बात करते हैं, क्योंकि इनका सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत भी था। तो इस वजह से तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाती है? यदि अपने लिंग को पहचानने लग जाते हैं कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, तो यही तो लिंग का मतलब सेक्स ही तो हुआ यहाँ पे, कहाँ पे जेंडर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो 2 वर्ष हो जाएगी, कम से कम 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अहम केंद्रियता का गुण चीनी प्याजी के द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है? तो वो अहम केंद्रियता की बात होगी ना, और चीनी प्याजी की बात ही करते हैं, मतलब ईगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, तो ये पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित, सॉरी पूर्व बाल्यावस्था क्यों कर रहा हूँ, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक है, समझे होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है अहम केंद्रियता, यानी बच्चा अपने नज़रिए को सही मानता है, दूसरे के जो भी नज़रिए हैं या दृष्टिकोण है या उनका सोचने का तरीका या कुछ भी है उसे इग्नोर करता है, वही होती है आपकी ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत है किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए, तो अंकों को CCE योजना के अंतर्गत ग्रेड में बदलिएगा। इसका मतलब क्या होगा? देखिएगा, अगर आपने CC पढ़ी है ना, FA पढ़े होंगे, तो हम ये कहते हैं कि जो FA होता है उसका 40% होता है और SC का 60%, इस प्रकार 100% होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है, ये अंकों की बात कर रहा है। तो ग्रेड किस प्रकार देंगे आप? देखो मैं आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्ट, पहले उसके बाद बताऊँगा किस प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C2। देखिएगा, जैसे आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। C1 का मतलब होता है 91 से लेकर 100 तक। C2 का, अरे यार C1 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, A1 से करना पड़ेगा, ठीक है। A1 से स्टार्ट करेंगे तो 91 से 100 और 81 से लेकर 90, ये A2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा B1, फिर B2, फिर C1, फिर C2। फिर देखिए ये 71 से रहा होगा 80 तक, और ये 61 से रहा होगा 70 तक, और ये आपका 51 से रहा होगा और 60 तक, और ये कहीं ना कहीं 41 से रहा होगा 50 तक। हमें क्या पूछा है देखिएगा, 47 अंक किस में आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं क्या? सही है, क्योंकि 41 से 50 के मध्य में 47 आता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर C सही हो गया। नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादन जोड़े दिए गए, इंगित कीजिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिएगा, अगर देखें अनुकूल अनुबंधन की अनुक्रिया जिसे कह रहे हैं कंडीशन रेस्पॉन्स, ये आपकी वॉल्फ और रीड से संबंधित है। देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉल्फ एवं रीड से संबंधित ये नहीं होगा। बाकी अंतर्दृष्टि सूझ वर्दीमर कॉलर और कॉपा से संबंधित है। उद्दीपन अनुक्रिया थॉर्नडाइक, गेट्स और स्टीफन से संबंधित है, जिसे ऐसा थ्योरी बोलते हैं। पुनर्वलन है क्लार्क हल और स्किनर के नाम आते हैं, इसे रेनफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं। तो अनुकूलन या अनुबंधन की बात, अनुबंधन की जब भी बात होगी ना, तो अनुबंधन पावलर आते हैं जिन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फ्राइड द्वारा मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था निम्नलिखित में से नहीं है? मौखी है, गोता है, गुप्त है, आइकॉनिक नहीं है। आइकॉनिक यानी प्रतिभा अवस्था है, ये आपकी जेरोम ब्रूनर सुना होगा नाम, जो संज्ञानात्मक या कह सकते कंस्ट्रक्टिज्म की बात करते हैं, तो ये उनकी एक अवस्था है। इनकी 3 अवस्थाएं थी। आइकॉनिक यानी शुरुआत तो इनएक्टिव से होती है, इनएक्टिव, दूसरी होगी आइकॉनिक, तीसरी होगी सिंबॉलिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितनी शब्दों को सीख जाता है? देखो 2 वर्ष का बालक तो वो तो लिंग, यानी लिंग तो नहीं बोलेंगे, जेंडर बोलिएगा, इंग्लिश में याद रखिएगा जेंडर, इसकी पहचान होने लग जाती है। 3 वर्ष का बालक होगा, उसको कितने शब्दों को याद कर सकता है, एक तरह से उसे उसके माइंड में रहते हैं या सीख जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे लगभग 1000 शब्द। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सृजनात्मकता के तत्व नहीं है?
तो देखो फ्लुएंसी धारा प्रवाहित होते, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मौलिकता ओरिजिनलिटी होती है, लेकिन रट्टा मारना नहीं होता है। स्मृतिकरण का मतलब वही होता है रट्टा मारना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते तथा ठीक उल्टे दृश्य भी दिखाई देते हैं। तो वंशानुक्रम का ये नियम कौन सा है? तो ये कहीं ना कहीं विपरीत लक्षण वाले हैं। तो ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है जो वंशानुक्रम में पढ़ते हैं। ये आपके सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी ने मानसिक आयु शब्द सबसे पहले परिचित कराया था, यानी जो आपकी मेंटल एज होती है ना, वो सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया था, ये पूछा है। तो ये बताया गया था अल्बर्ट बिने, क्योंकि इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत की शुरुआत की थी या परीक्षणों पर प्रयोग किए थे। अल्बर्ट बिने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण पढ़ा हुआ आपने, वो उसी से संबंधित है। ये नहीं, मानसिक आयु नहीं, लेकिन इन्होंने शुरुआत की थी IQ के सूत्र निकालने की। तो इस प्रकार मानसिक आयु शब्द है वो अल्बर्ट बिने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो आपकी आर्म्ड AAMD, ये अमेरिका द्वारा में संस्था है, ये अमेरिका में, ठीक है। APA, ये भी अमेरिका से ही संबंधित है। तो ये क्या कह रहा है कि आर्म्ड तथा APA के अनुसार है गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की बुद्धि लब्धि परास कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, रीट में इस प्रकार का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसमें है आपको जो मानसिक रूप से मंदित या गंभीर मानसिक मंदित युक्त बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि परास का मतलब रेंज पूछिए, IQ कितनी होती है इनकी रेंज, ये बताना है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ये होती है 20 से 35 के लगभग मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। या 3 नंबर, रोज के अनुसार किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं? तो बाल्यावस्था कहेंगे, बाल्यावस्था दे रखी है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति में मानदंड संदर्भ ऐसे परिचय जिनमें विविध यानी जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीक द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है जिसे बोलते हैं पीरियोडिक ऑफ इवोल्यूशन, यानी नियतकालिक मूल्यांकन या नियतकालिक वो मूल्यांकन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरंभिक बाल्यकाल का आयु समय काल कितना होता है? आरंभिक यानी इंग्लिश में क्या कह रहा है, अर्ली चाइल्डहुड की उम्र पूछी है कितनी वर्ष लगभग होती है। तो वो हो जाएगी 2 से 6 वर्ष, इसे बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड की उम्र। ठीक है, 2 से 6 वर्ष। डिसलेक्सिया संबंधित होता है तो ये पढ़ने संबंधी विकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहेंगे? हम इस अध्ययन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल अध्ययन। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सीखना विकास की प्रक्रिया, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये आपके वुडवर्थ का है। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो बच्चों की क्रियाओं को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है। ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वो पहले सीखे हुए संप्रति या नियमों या का परिमार्जन तथा विविध करता है या विवर्धन करता है, ऐसे बोल सकते हैं। इस प्रकार ये अधिगम कौन सा हुआ? अगर देखें तो इसे कोरिलेटिव लर्निंग बोलते हैं, से संवादात्मक या संवादात्मक बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ये कोरिलेटिव लर्निंग कहलाती है।